Hello students, in chapter current electricity, we have already studied that in a metal, electrons are charge carrier, while in electrolytes, positive ion and negative ions are charge carrier. But we have to study about current in metals, so we are interested in electron only. When a metal is placed in isolated condition, then there is no electric field in the metal, so free electron of the metal does not experience any force, but they are in a random motion due to its thermal energy. Due to this thermal energy, they have very high velocity, about 10 to the power 5 meter per second. Still there is no current in the isolated conductor, because at any cross section there is no charge passing through a cross section, so the value of charge passing through cross section is zero. That's why current is zero. सपोज ये कंडक्टर है और इसको हमने किसी भी एक बैटरी के साथ या सेल के साथ कनेक्ट नहीं किया है और ये रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही नॉर्मली रखा हुआ है, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो रैंडमली कहीं इधर कभी उधर मोशन कर रहे हैं। सब के मोशन रैंडमली हैं इस तरीके से मोशन है, और ये 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। यानी इन इलेक्ट्रॉन को एक डिस्टेंस चलने के लिए, सपोज इतनी डिस्टेंस चलनी है इलेक्ट्रॉन को, जिनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, तो इनको चलने के लिए बहुत कम टाइम लगेगा। तो करंट की जो डेफिनेशन होती है वो करंट इक्वल टू होता है Q/T, चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई टाइम। तो जब स्पीड बहुत हाई है तो थोड़ी सी डिस्टेंस चलने के लिए उसको टाइम बहुत कम लगेगा, अप्रोचिंग टू जीरो टाइम होगा। सो 0t अप्रोच करेगा जीरो की तरफ, इसलिए करंट अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इतनी हाई स्पीड से होने के बावजूद भी हमको एक मेटल को टच करने से कोई करंट फील नहीं होता है, उसमें हमें एमीटर लगाने से कोई करंट की वैल्यू नहीं मिलती है। आखिर क्यों ऐसा होता है? जबकि इतनी ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, फिर भी हमको करंट नहीं होता है। जबकि हम जानते हैं करंट की डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करे तो बनता है करंट, और यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है। तो देखिए जरा क्यों ऐसा है कि सपोज दिस इज ए कंडक्टर, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करंट, किसी क्रॉस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन से कितने चार्ज कैरियर इधर पास कर जाते हैं, वही होगा हमारा करंट। इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन पास कर जाते हैं पर यूनिट टाइम, वही तो होता है करंट। तो हमने अपने एक ऑब्जर्वर से बोला कि ज़रा ऑब्जर्व करके बताइए कि कितना करंट है इस मेटल में। तो उसने कहा करंट की डेफिनेशन है I इक्वल टू कितना चार्ज गया कितने टाइम में। तो वो देखता है कि यहाँ पर बहुत ही कम टाइम में, बहुत हाई स्पीड से बहुत सारा चार्ज इस साइड से इस साइड चला गया। तो कहता अरे वाह कि कितनी कम टाइम में इतनी हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी देखता है कि उतनी ही हाई स्पीड से और उतने ही इलेक्ट्रॉन वापस भी आ गए। तो इस क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज इस साइड गया है उतना ही चार्ज इस साइड भी तो आ गया है, क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉनों की कोई कमी नहीं है। 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूबिक में होते हैं लगभग, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कोई कमी नहीं है। सपोज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यहाँ पर 1 लाख इलेक्ट्रॉन इस साइड चले गए, तो एक हाई करंट बनना चाहिए, लेकिन उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 1 लाख इलेक्ट्रॉन इस साइड चले आए। तो इस क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज कितना पास हुआ है? जीरो। तो चार्ज की वैल्यू जीरो होने की वजह से ये आंसर जीरो, इसलिए करंट की वैल्यू जीरो। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल के अंदर थर्मल वेलोसिटी की वजह से 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जो कि बहुत हाई स्पीड है, फिर भी हमको करंट नहीं लगता है।
तो उसका आंसर है कि भले ही इतनी स्पीड से चलते हैं लेकिन किसी क्रॉस सेक्शन पर पास करने वाले टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, टोटल नंबर ऑफ चार्ज 0 है। जितना इस क्रॉस सेक्शन से इस साइड इलेक्ट्रॉन चला गया है उतना ही उसी टाइम में इलेक्ट्रॉन इधर भी आ गया है। क्रॉस सेक्शन को अगर ऐसा ले लें तो जितना इधर इलेक्ट्रॉन चला गया है उतना ही इधर चला गया है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास करने वाला नेट चार्ज 0 है, इसलिए उसमें करंट की वैल्यू 0 होती है। सो देयर इज नो करंट ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। अगर ऐसा हो जाए कि ये पास करने वाले जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चले तो हमको बहुत ही हाई करंट फील मिलेगा, राइट। तो सभी एक डायरेक्शन में कैसे चले? सबको एक डायरेक्शन में चलवाना हो तो क्या करें? उन सभी इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगा दें पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में, तो सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे और वो हमको करंट बना के देंगे। फिर किसी क्रॉस सेक्शन से पास करने वाले इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक डायरेक्शन में ही होंगे, वो इलेक्ट्रॉन वापस होने वाले इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, एक साइड ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो पास करने वाले इलेक्ट्रॉन एक साइड में ही होंगे, इसलिए करंट की वैल्यू हमको मिल जाएगी। जब इसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है? उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेट करते हैं तब क्या होता है? सपोज दिस इज ए कंडक्टर और इस कंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉनों का मोशन दिखा रहा हूं मैं थर्मल वेलोसिटी की वजह से। तो सपोज ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी इस साइड है, इसको यहां जाना है। ये कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको यहां जाना है, 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 कोई एक और है जिसको ऐसे जाना है। इसी तरीके से सभी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में हैं। तो किसी क्रॉस सेक्शन पर हम देखेंगे जितने इलेक्ट्रॉन इधर चले गए उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं, इसलिए थर्मल वेलोसिटी की वजह से इसमें बना हुआ करंट 0 है। अब हमने इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंफ्यूजन ना हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तब जब वो कंडक्टर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए और कंडक्टर को किसी सोर्स से ना जोड़ा जाए, यानी आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। दिस इज नॉट आइसोलेटेड कंडक्टर। मैंने इसके साथ एक बैटरी को कनेक्ट किया है, सेल को कनेक्ट किया है, तो दिस इज नॉट ए आइसोलेटेड कंडक्टर, सो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट। अब जरा देखेंगे इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है इट मींस यहां पर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, सभी के सभी पॉजिटिव सभी के सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। हम जानते हैं किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो उस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। माइनस शो कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट हो गई। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है। कितना? ये इसकी वजह से जब इस पर इधर फोर्स लगने लगता है तो इस इलेक्ट्रॉन का जो ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था वो पाथ कुछ डेविएट होने लगता है। जैसे किसी नहर में एक बोट जा रही हो और उस नहर को क्रॉस कर रही हो बोट, तो नहर का जो पानी फ्लो कर रहा है तो वो भी तो अपना रोल दिखाएगा। अगर पानी स्टिल है तो वो बोट सीधा डायरेक्टली एक किनारे से दूसरे किनारे चली जाएगी, लेकिन अगर पानी फ्लो कर रहा है तो वो बोट एक किनारे से दूसरे किनारे तक जब जाएगी तो कुछ पानी के साथ भी तो आगे बह जाएगी। वैसे ही यहाँ पर है, इसको यहाँ से यहाँ जाना है लेकिन इस पर फोर्स भी तो लग रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना जा कर के वो कहीं यहाँ पहुँच जाता है और अपने पाथ से डेविएट होकर यहाँ पहुँचता है। यानी पहुंचना चाहिए था उसको इस जगह, पहुंच गया इस जगह, इतना उसका अपना पाथ से हट गया है, डेविएट हो गया है, ड्रिफ्ट हो गया है,
राइट। इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा, ये अपना पाथ इस तरीके से मुड़ने लगता है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ ना पहुँच के यहाँ पहुँच जाता है और ये अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन से थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाता है और यहाँ जाता है। इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, लेकिन इस फोर्स की वजह से आ भी इधर ही रहा है और फोर्स भी उधर ही लग रहा है, तो जहां तक आना चाहिए था उससे ज्यादा आ जाएगा। जैसे नहर के पानी का फ्लो भी जिस साइड हो रहा है उसी साइड बोट भी चल रही है, तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, रिजल्टेंट स्पीड बढ़ जाएगी, इसलिए वो यहाँ ना आकर के वो और आगे आ जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। यानी उसकी ओरिजिनल डेस्टिनेशन ये थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा ड्रिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे आगे आगे बढ़ जाएगा। इसी तरीके से इसके बारे में सोचें, इसको जाना यहाँ चाहिए था, लेकिन वो यहाँ ना पहुँच कर यहाँ पहुँचेगा, ओरिजिनल पोजीशन से ड्रिफ्ट कर जाएगा। ये यहाँ ना पहुँच करके यहाँ पहुँचेगा, ओरिजिनल पोजीशन से ड्रिफ्ट कर जाएगा। क्या आप देख रहे हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन, वो चाहे किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो, वो चाहे ऐसे आ रहे हों चाहे ऐसे जा रहे हों, किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना जा रहे हों, पर सभी के सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से दे आर drifting towards the positive terminal. They are drifting towards the positive side. So they have a velocity in positive side. This velocity is known as drift velocity. जो टाइम t में उसको यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था, उसी टाइम में वो यहाँ से यहाँ जाता है, तो वो यहाँ से इतना डेविएट कर गया, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का जो ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ होना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाना, ये जाना यहाँ चाहिए था, पहुँच गया यहाँ, सो दिस इज द डेविएशन इन टाइम टी, सो दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए था, लेकिन इस पर फोर्स किधर लग रहा है, E इंटू ई माइनस इस साइड, सो जाना यहाँ तक चाहिए था, थर्मल वेलोसिटी की वजह से वो यहाँ तक जा रहा है, लेकिन जाते जाते वो वहाँ तक ना पहुँच पाएगा, वो यहीं रुक जाएगा और उसके बाद वापस आना शुरू करेगा, सो दिस इज द ड्रिफ्ट। each and every electron gets started drifting towards the positive terminal, and this drift has a velocity is known as drift velocity, right। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से क्या फर्क पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से यह फर्क पड़ा कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर दिए। अब हम अगर किसी क्रॉस सेक्शन पर देखेंगे, अब हम किसी क्रॉस सेक्शन पर देखेंगे, दिस इज ए कंडक्टर और इस क्रॉस सेक्शन पर हमको देखना है, तो इस क्रॉस सेक्शन के अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके इस साइड आ रहे हैं, लेकिन इस ड्रिफ्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी ड्रिफ्ट होती है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉनों के ड्रिफ्ट करने की स्पीड बहुत कम होती है, ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम होती है। ड्रिफ्ट स्पीड को डिनोट करेंगे वीडी से, वीडी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, लेकिन इस क्रॉस सेक्शन पर जब हम करंट की वैल्यू पूछेंगे तो फिर से वही डेफिनेशन लगाएंगे कि इस क्रॉस सेक्शन पर कितना चार्ज फ्लो कर गया कितने टाइम में। तो देखिए ड्रिफ्ट की स्पीड बहुत कम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है, यानी चार्ज बहुत स्लोली जा रहे हैं। किसी क्रॉस सेक्शन से पास करने वाले चार्ज बहुत स्लोली हैं, यानी टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने की वजह से करंट की वैल्यू कैसी हो जानी चाहिए, कम। ऐसे में चार्ज तुरंत कहता है कि भले ही हम कम स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहे हैं, कम स्पीड से हम एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमारी थर्मल स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम में कोई यूनिटी नहीं है, हम रैंडम डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने हमको एक डायरेक्शन पर चलने के लिए मजबूर किया है, इसलिए हम सभी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं। चल तो हम अभी भी रैंडम रहे हैं, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चल ही नहीं सकते, क्योंकि चलते चलते मेटल के अंदर के जो एटम हैं उनसे जाके कोलिजन हो जाएगा, फिर वो कोलिजन होगा, फिर अपने पाथ से भटक जाएंगे, और फिर जब अपने पाथ से भटकेंगे तो फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होंगे। तो जितना उनको चलना चाहिए फ्री पाथ में उतना नहीं चल पाएंगे। ये जो दिखाया गया ये फ्री पाथ ही तो है, यहाँ पे जाकर उसका कोलिजन होना है,
लेकिन कोलिजन से पहले ही वो इतना डेविएट हो जाता है, फिर किसी और से जाके कोलाइड करेगा। तो कोलिजन से पहले वो डेविएट कर जाता है, फिर किसी और से जाके कोलाइड करता है, और फिर कोलिजन के बाद फिर वो फ्री पाथ पे चलता है, लेकिन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपनी तरफ खींचती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल उसको अपनी तरफ खींचता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं, और डेविएशन के जो फ्लो है, जो डेविएशन का स्पीड है, यानी कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है, वो बहुत कम है। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते रहें, लगातार चलते रहें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चलते समय वो किसी न किसी से टकराएंगे और फिर से वो हो सकता है वापस चल जाए। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चला आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पर टकरा गया, और टकराने के बाद फिर वो इधर चल दिया। जैसे ही वो इधर चला, उसको जाना चाहिए था यहाँ तक, लेकिन वो पहुंच पाया यहाँ तक क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, फिर से इतना ड्रिफ्ट। राइट। तो ड्रिफ्ट स्पीड कम है, यानी कि उनको फ्लो होने में टाइम लग रहा है ज्यादा, तो करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में इलेक्ट्रॉन कहता है भले ही हम कम स्पीड से चल रहे हैं, पर हमारी क्वांटिटी भी तो देखिए। पहले क्रॉस सेक्शन से 1 लाख इलेक्ट्रॉन इधर जाते थे और 1 लाख इलेक्ट्रॉन ही इधर आते थे, तो नेट चार्ज 0। अब किसी क्रॉस सेक्शन पर देखेंगे तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक साइड ही तो जा रहे हैं, तो चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो एक छोटा सा सैंपल लेंगे, उसमें भी लगभग इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। सो एक क्रॉस सेक्शन पर पास करने वाले इलेक्ट्रॉनों की नंबर बहुत ज्यादा होगा, सो चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, इसलिए करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है, जबकि थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, फिर भी थर्मल वेलोसिटी करंट नहीं बनाती, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट बनाती है। तो उसका आंसर है कि करंट का मतलब है चार्ज का फ्लो करना किसी क्रॉस सेक्शन से। जब हम थर्मल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज कैरियर एक किसी क्रॉस सेक्शन से बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं, लेकिन उतने ही चार्ज कैरियर वापस भी चले आते हैं। तो किसी क्रॉस सेक्शन पर नेट चार्ज 0 है पास करने वाला, यानी उनका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। जैसे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, और अगर आपसे पूछा जाए कि आजकल क्या चल रहा है, तो आप कहते हैं कि हम तो घर में ही पड़े हैं, 1.5 महीना हो गया। तो अगर आपसे हम डिस्प्लेसमेंट पूछें कि पिछले 1.5 महीने से आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कहेंगे 0। तो इसका मतलब क्या, आप घर में एक चेयर पर बैठे हैं? नहीं, आप घर में इधर से उधर मूव कर सकते हैं, पर घर को छोड़कर नहीं जा सकते, यानी आपका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। एक इलेक्ट्रॉन कितनी भी स्पीड से कंडक्टर के अंदर मूव कर सकता है, लेकिन कंडक्टर को छोड़ के नहीं जा सकता है। तो थर्मल वेलोसिटी की वजह से कंडक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं, पर उनका नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अब मूव करते हुए इस सर्किट में आएंगे और बाहर निकल के इस बैटरी के अंदर, सेल के अंदर जाएंगे, और फिर यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर इसमें आएंगे और मूव करके बाहर जाएंगे। राइट। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट बन जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भले ही बहुत कम है, लेकिन चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से करंट की वैल्यू एप्रिसिएबल हो जाती है, करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी with which the free electrons get drifted towards positive terminal in electric field, the gain in drift velocity is very negligible, very small, or which is lost in the next collision। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आना है, ये ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी, और उसको जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो इतना डेविएट हो गया, डेविएट होके वो किधर जाने लगा, उसकी क्या टेंडेंसी है। अगर सपोज ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री स्पेस में होता, तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऐसे मुड़ता और ऐसे चलते चलते फाइनली वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हो जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लगी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिधर पॉजिटिव टर्मिनल है, उधर ही तो उस फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से जो एक्सलरेशन हो रहा है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही तो है। तो वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मुड़ते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही तो चला जाएगा, तो फाइनली वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर आने से पहले, इस तरह मुड़ने से पहले यहाँ पे फिर से इसको कोलिजन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन सपोज इधर चलने लगा। अब जैसे जाना उसको यहाँ से यहाँ तक चाहिए था, वो जाएगा ऐसे, फिर मुड़ने की कोशिश करता है, फिर से कोलिजन हो जाता है, कोलिजन के बाद हो सकता है वो ऐसे चला गया हो। तो एक्चुअली में इन कंडक्टर
जब उस कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, और फाइनली यहीं आ जाता है लौट फिर के। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि 1 महीने से हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। उसी तरीके से कंडक्टर के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली इधर से उधर घूम रहे हैं, अगर हम इस कंडक्टर को आज देखें और फिर कल देखें, परसों देखें, 1 हफ्ते बाद देखें, तब हम उनसे इलेक्ट्रॉनों को देखें तो उनका डिस्प्लेसमेंट भी तो 0 है। सो इन ए मेटल द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। यहां पर अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से उसने चलना शुरू किया और घूम फिर के फिर वहीं आ गया, तो डिस्टेंस तो चली ना, तो डिस्टेंस की वैल्यू है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होती तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलता, ऐसे जाता, ऐसे जाता, ऐसे आता, ऐसे जाता, ऐसे आने के बाद ऐसे जाता, यानी यहां पर वो वापस नहीं आता, वो इतना ड्रिफ्ट कर चुका होता। ये यहां जाने की वजह से यहां जाना था, लेकिन वो पहुंचता कहाँ, यहां से यहां। फिर उसको यहां इधर जाना था पर वो पहुंचता कहाँ, यहां। तो हर एक पाथ पर वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट करता, लेकिन कोलिजन होने की वजह से फिर वो अपनी डायरेक्शन बदलता, डायरेक्शन बदलने के बाद फिर वो फ्री पाथ में चलता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फिर से वो ड्रिफ्ट करता। फिर ड्रिफ्ट करके जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ घूमना चाहता, लेकिन उससे पहले फिर कोलिजन हो जाएगा, फिर कोलिजन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फिर अपनी डायरेक्शन बदल देगा, फिर डायरेक्शन बदलेगा, लेकिन जब जैसे ही फ्री पाथ में फिर मूव करने के लिए चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से मौजूद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर उसको अपनी तरफ खींचेगी। तो ऐसा नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ चल देते हैं और चलते ही चले जाते हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं। तो जो अभी हमने स्पीड निकाली है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के पूरे इस मोशन को देखूं, इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखूं, तो यहाँ पर जो स्पीड है उसको डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी स्पीड की वैल्यू अप्रिसिएबल है, स्पीड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतने ही टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, सिर्फ इतना, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये वेलोसिटी कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इतना ही तो ड्रिफ्ट किया है। तो सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी स्पीड, थर्मल स्पीड। तो थर्मल स्पीड बहुत ज़्यादा, थर्मल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वाली वेलोसिटी में हमने ये डिस्प्लेसमेंट लिया। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी वेरी स्मॉल देन दिस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। कुल मिला के बात कहने की ये है कि थर्मल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, लेकिन ड्रिफ्ट सभी एक डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए करंट बनता है, चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होने से करंट बनता है। नाउ लेट अस सी द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज एक कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और उसको V वोल्ट की सेल के साथ कनेक्ट किया गया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस सेल की वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप हो जाएगी। So let a conductor is connected to a cell of potential V, due to which electric field E is set up within the conductor. अब due to this electric field, the electron of conductor experience force। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। किस चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, माइनस ई एफ। इतना फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पर। F को लिख सकते हैं m इंटू ए, एम इज मास, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन पर ही तो फोर्स निकाल रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास, इक्वल टू माइनस ई, इसलिए ए की वैल्यू माइनस ई, कैपिटल ई अपॉन
m. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। इतना एक्सेलरेशन एक इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखें। लेट u1, u2, u3, u4 एंड un आर द थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन थर्मल वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है और सभी के रिलैक्सेशन टाइम t1, t2, t3, t4 है। जितनी देर तक अगला कोलिजन नहीं होगा उतनी देर के तक के टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन u1 स्पीड से चल रहा है और अगले कोलिजन तक उसको t1 टाइम लगना है, लेकिन इसी ड्यूरेशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी है, इसलिए वो एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो u1 स्पीड से चल रहा है वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स है, यानी कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन है, यानी कि उसकी वेलोसिटी बदलेगी। किस इक्वेशन से बदलेगी? मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर कोई पार्टिकल u स्पीड से चल रहा है, इनिशियल स्पीड उसकी u है और उसको t टाइम तक एक्सेलरेट कराया जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी। तो हम मानेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग वेलोसिटी है और उनके अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम है। Let u1, u2, u3, un are thermal velocity of electrons and t1, t2, t3, tn are relaxation time of those electrons. अब ये सभी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेंगे एक्सेलरेशन इतना। सबका मास सेम है, सभी इलेक्ट्रॉन है, सबका मास सेम है, सब पर सेम तरीके का फोर्स लगेगा और उनकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी पहले इलेक्ट्रॉन की v1 इक्वल टू u1 प्लस a t1। एक्सेलरेशन सभी इलेक्ट्रॉन सेम फील करेंगे। दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो इस तरीके से होगी, तीसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वो ऐसे होगी a t3, और इसी तरीके से जो nth नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्पीड होगी इस तरीके की vn इक्वल टू un प्लस a tn। एक्सेलरेशन सभी में एक जैसा। इन सबको ऐड कर लेते हैं, v1, v2, v3, vn इक्वल टू u1, u2, u3, un। यहाँ पर एक्सेलरेशन को कॉमन लिया जा सकता है। एक्सेलरेशन t1, t2, t3 प्लस डॉट 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 tn। ये क्या है? v1 is drift velocity of first electron, v2 is drift velocity of second electron and vn is the drift velocity of nth electron. This is thermal velocity, relaxation time। पूरी इक्वेशन में n से डिवाइड कर दीजिए। n क्या है? n is number of electrons। पूरी इक्वेशन में n से डिवाइड कर दीजिए तो दिस इज डिवाइडेड बाई n, दिस इज डिवाइडेड बाई n, दिस इज डिवाइडेड बाई n। सो क्या हम इसको एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं? क्या इसको हम एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं? यानी कि दिस इज vd और ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी, दिस इज u थर्मल, एवरेज थर्मल वेलोसिटी है और ये रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज। सो दिस इज रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज जिसको हम टाउ कहते हैं। और थर्मल वेलोसिटी, जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, जो पिछले लेक्चर में बताई जा चुकी है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। सो दिस इज 0। सो vd इक्वल टू, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू आ गया a टाउ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? vd becomes minus e upon m into tau. This is the relation between drift velocity and electric field. यहाँ पर आप देख रहे हैं drift velocity is proportional to electric field and drift velocity is proportional to tau. माइनस साइन शो कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में होगी और होनी ही चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी कि ड्रिफ्ट की स्पीड, जो ड्रिफ्ट की डायरेक्शन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। राइट?
यहां पर देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वी। जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? वोल्टेज बढ़ा करके। जिस कंडक्टर को जिस सेल से जोड़ा गया है उसके वोल्टेज बढ़ाएंगे, वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी उतना ही फोर्स बढ़ेगा, जितना फोर्स बढ़ेगा उतना ही एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और जितना एक्सेलरेशन बढ़ेगा उतना ही ड्रिफ्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे, उतनी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ई and drift velocity is proportional to tau. What is the tau? Tau is relaxation time. जितनी देर तक एक्सेलरेशन होता रहेगा, तो एक्सेलरेशन कितनी देर तक होता है? बिटवीन द टू कोलिजन, दो कोलिजन से पहले, एक यहां से कोलिजन हुआ, अब अगला कोलिजन हो, उतनी देर तक ही तो एक्सेलरेशन मिलेगा। कोलिजन के बाद डायरेक्शन बदल जाएगी, थर्मल वेलोसिटी की वजह से वो आया और यहाँ पर टकराया, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी बदले, डायरेक्शन बदलेगी। लेकिन जितनी देर रिलैक्सेशन में है, जितनी देर कोलिजन नहीं हो रहा है, उतनी देर उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। तो जितना रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा, उतनी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा। व्हाट अबाउट टेम्परेचर? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो तेजी से चलने लगेंगे। जो कोलिजन यहां से लेकर यहां तक 1 सेकंड में होना था, 1 सेकंड में होना था, वो 0.5 सेकंड में ही हो जाएगा। यानी कि कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन तेजी से चलने लगेंगे और वो कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेंगे। कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ा देने से, टेम्परेचर, ये दिस इज नॉट टेम्परेचर, दिस इज टाउ टाइम। तो टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस इट मींस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, it means relaxation time decreases. This implies that tau decreases, और tau अगर डिक्रीज होगा तो vd भी डिक्रीज कर जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल है करंट बनाने के लिए, इसका मतलब करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, किसी कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से उसके अंदर करंट की वैल्यू कम हो जाती है। रीजन ये है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों कम हो जाती है? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम कम क्यों हो जाता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्किंग ऑफ चार्ज कैरियर, एक बैटरी की हेल्प से किस तरीके से चार्ज एनर्जी को लेके जाते हैं और किसी लोड में वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, और अपनी एनर्जी को रिलीज करने के बाद वापस फिर बैटरी के पास आते हैं, उसकी वर्किंग समझते हैं। सपोज दिस इज ए बैटरी ऑफ बी वोल्ट, और यहां पर एक लोड लगा है। ये लोड कोई रजिस्टर, कोई फैन, कोई हीटर, बल्ब, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हम ये जानते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं और मूव करके इधर आते हैं, और इस करंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक करंट के बजाय पे कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं, और हम कहते हैं कि यहाँ से चार्ज कैरियर इधर निकलते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर निकलते हैं, और वो इधर आके वापस आ जाते हैं। सो कैसे ये बैटरी से, कैसे ये बल्ब जला, ये फैन रोटेट हुआ, या ये हीटर ने हीट दी, कैसे? तो देखिए, एक बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को। उन्हें लगता है कि बैटरी इज द सोर्स ऑफ चार्ज। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी के अंदर केमिकल हैं और केमिकल रिएक्शन होती हैं, जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी चार्ज कैरियर को मिल जाती है, और वो चार्ज कैरियर उस एनर्जी को लेकर के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं और यहाँ पर जाते हैं लोड के पास, और अपनी एनर्जी को इस लोड पर रिलीज कर देते हैं, और एनर्जी रिलीज करने के बाद खाली होकर के वापस चले आते हैं, फिर से यहाँ आ जाते हैं। यानी हमारे दिमाग में ये रहता है कि बैटरी प्रोवाइड्स चार्ज, नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी टू चार्ज,
और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के चलते हैं और एनर्जी को लोड पर रिलीज करने के बाद वो फिर से खाली होकर आ जाते हैं, फिर से एनर्जी लेकर आ जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो और यहाँ से कुछ ट्रक लगे हुए हैं जो यहाँ से मटेरियल को ले जाने का काम करते हैं। वो यहाँ से मटेरियल लेके जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ पर उस मटेरियल को डिलीवर कर देते हैं, फिर खाली होके चले आते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ स्टोर से मटेरियल लेते हैं, फिर यहाँ चले जाते हैं, फिर यहाँ डिलीवर कर देते हैं, फिर खाली होके आ जाते हैं, फिर कर देते हैं। राइट। जैसे एक और एग्जांपल, साइकिल के पैडल से, जब हम साइकिल के पैडल को चलाते हैं तो यहाँ पर एक चेन लगी होती है और जब इसको हम रोटेट करते हैं तो ये चेन, ऊपर वाली चेन का पार्ट जो होता है वो टेंशनाइज होता है, टाइट होता है, और ये स्लैक होता है। यहाँ पर टेंशन की वैल्यू 0 होती है या नेग्लिजिबल होती है, ये स्लैक होता है, ढीला होता है। तो हम जो पावर ट्रांसमिट करते हैं अपने पैरों से, जो पावर ट्रांसमिट करते हैं व्हील की तरफ, उसे ट्रांसमिट करने के लिए यही चेन तो पार्टिसिपेट कर रही है, चेन का यही पार्ट तो पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है हमारी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो क्या हम इसको अगर हम डिस्कनेक्ट कर दें तो क्या पावर हमारी ट्रांसमिट हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। यहाँ पर ये चेन टाइट है, चेन ये भी है, चेन ये भी है, इस चेन के पास टाइटनेस है यानी टेंशन है, इस पावर की वजह से इसके पास एनर्जी है, पावर है, इसके पास पावर नहीं है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलते हैं, बल्कि हम ये बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकलेगा लेकिन उसका मोशन पॉजिट्रॉन के मोशन से कंपेयर किया जा सकता है, इक्विवेलेंट करा जा सकता है। तो पॉजिटिव के टर्म में ही बोलेंगे, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कैरियर निकलेंगे, एनर्जी को लेकर निकलेंगे, यहाँ पर रिलीज कर देंगे, फिर चले आएंगे, फिर रिलीज कर देंगे, फिर चले आएंगे। यानी कि जैसे चार्ज यहाँ से चला और यहाँ पर उसने बल्ब लगा है तो वो हमको लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में हमको वापस दे दी, फैन लगा है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमको वापस दे दी, और चार्ज अपनी एनर्जी को रिलीज करके फिर से वापस आता है और फिर से बैटरी से चार्ज एनर्जी मांगता है, फिर बैटरी उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रही है बैटरी के अंदर, वो एनर्जी फिर से चार्ज कैरियर को मिलती है, वो चार्ज कैरियर फिर से उस एनर्जी को लेकर के चलता है और फिर से जाके इसको दे देता है, और इस तरीके से लगातार चेन चलती रहती है। जब यहाँ की रिएक्शन बंद हो जाएगी, बैटरी के अंदर की रिएक्शन बंद हो जाएगी, बैटरी एनर्जी देना प्रोवाइड करना बंद कर देगी, तब जाके चार्ज कैरियर को किसी के पास एनर्जी नहीं होगी, तब जाके ये फैन या बल्ब जो भी है वो ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से चार्ज कैरियर चलते हैं, एनर्जी को लेकर चलते हैं। सो फाइनली बैटरी प्रोवाइड्स व्हाट? एनर्जी। बैटरी डज नॉट प्रोवाइड चार्ज, बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी टू चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट ए चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन दो तरीके के हो सकते हैं, बिना एनर्जी वाला, एनर्जी वाला। एक यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, यहां से जो प्रोटॉन निकला है, उसके पास एनर्जी है, लेकिन वापस जब आता है तो उसके पास एनर्जी नहीं है। Relation between current and drift velocity. Let us consider a conductor of length L and cross-sectional area A, and this conductor has n number of electrons per unit volume. Right? This conductor is connected to a cell of voltage V, potential difference V. So there is a electric field inside this. तो इस वोल्टेज की वजह से, इस सेल के वोल्टेज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। पर हम इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बनता है उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, हम कन्वेंशनल करंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के मोशन को हम इक्विवेलेंट कर लेंगे पॉजिट्रॉन के मोशन, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो पॉजिट्रॉन है यानी कि ई है, वो इस साइड ड्रिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पॉजिट्रॉन है वो इस साइड ड्रिफ्ट करेगा। राइट? किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितनी स्पीड से ड्रिफ्ट करेगा? वीडी से। तो वीडी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी टाइम, पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 0 पर हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया, बहुत ही ध्यान से समझिए। किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर हमने एक क्रॉस सेक्शन पर देखा, हमको बताना है इस कंडक्टर में कितना करंट है। तो करंट की डेफिनेशन है करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, कि किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम, वही तो करंट है। तो हमको बताना है करंट कितना है। राइट? तो किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर हमने इस क्रॉस सेक्शन पर देखा, और उस समय t टाइम पर यहां पर ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन्स इस तरीके से थे, सभी के सभी
कितनी स्पीड से चल रहे होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं कितनी स्पीड से, वीडी से, कितनी वेलोसिटी से, वीडी से, सभी के सभी, राइट। आफ्टर टाइम dt ये सभी के सभी चार्ज कैरियर कहाँ पहुंच जाएंगे, तो कितनी स्पीड से चल रहे हैं, वीडी स्पीड से, कितने टाइम बाद पहुंच रहे हैं, dt टाइम बाद, तो कितनी डिस्टेंस पहुंच जाएंगे, तो हम जानते हैं कि अगर हमको डिस्टेंस पता करनी है, डिस्टेंस, तो कितनी स्पीड से चल रहे हैं, वीटी से, यानी स्पीड वीटी, कितने टाइम बाद, dt टाइम बाद, तो dt टाइम बाद ये सभी के सभी चार्ज कैरियर सपोज यहां आ गए, अभी भी वो निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, dt टाइम बाद यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा है, dt, यानी ये टाइम t इक्वल टू 0 है, यहां पर टाइम t की वैल्यू कितनी हो गई है, dt, इतना टाइम हो गया है, लेकिन यहां से यहां तक चल कितना दूर गए हैं, vd इंटू डी टी, सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज vd इंटू डी टी, दिस डिस्प्लेसमेंट इज vd इंटू डी टी, राइट। करंट की डेफिनेशन, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम, तो हमने कितना टाइम लिया है, डिफरेंशियल टाइम लिया है dt, इतने dt टाइम में ये चार्ज चलकर कहाँ आ गए हैं, यहाँ, तो ऑब्जर्वर जो हमने यहाँ पर स्टैंड बाई किया है, यहाँ पर ऑब्जर्वर को बोला करंट बनाना है, तो वो तो अपने क्रॉस सेक्शन पे पास करने वाले चार्ज को काउंट करेगा, तो उसने t इक्वल टू 0 पर देखा, t इक्वल टू 0 पर देखा, इस क्रॉस सेक्शन पर इतने सारे चार्ज कैरियर थे, फिर उसने कितना वेट किया, dt टाइम बाद ये तो यहाँ पहुँच गए, क्या उसके पीछे और चार्ज कैरियर नहीं आ रहे होंगे, और भी चार्ज कैरियर आ रहे होंगे, तो dt टाइम में ये वाले यहाँ पहुँच गए हैं, और इसके पहले जो ये यहाँ पर थे वो यहाँ पहुँच गए होंगे, और उसके पहले जो यहाँ थे वो यहाँ पहुँच गए होंगे, उसके पहले जो यहाँ थे वो यहाँ पहुँच गए होंगे, और पीछे थे वो यहाँ पहुँच गए होंगे, और इधर से आकर और आ रहे होंगे, तो dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन को पास करने वाले जो चार्ज कैरियर हैं, क्या वो इतने वॉल्यूम में भरे हुए चार्ज कैरियर ही तो हैं। फिर से समझिए, टाइम t इक्वल टू 0 पर हमने देखा यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन थे, टाइम dt तक हमने वेट किया और ये इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, हमको काउंट करना है dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 100 गए, फिर 100 आए, फिर 100 आए, फिर 100 आए, dt टाइम जब हुआ तो जो पहली लॉट थी इलेक्ट्रॉन की, वो कितना आगे जा चुकी है, vd इंटू डी टी, और उसके पीछे और इलेक्ट्रॉन चले आ रहे हैं, तो इतने वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, जितना चार्ज कैरियर भरा हुआ है, उतना ही तो चार्ज कैरियर इस क्रॉस सेक्शन को पास कर गया है, राइट। t इक्वल टू 0 टाइम पर यहां पर चार्ज कैरियर थे, t इक्वल टू dt टाइम पर ये चार्ज कैरियर यहां चले गए, तो इसके पीछे जितना चार्ज है यहां से लेकर यहां तक का, ये सभी का सभी चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से ही तो पास किया है, और इस एजेंट को ये डेफिनेशन लगानी है कितना चार्ज पास किया है कितने टाइम में, तो वो कहता है कि चार्ज पास किया है in time dt dq charge flows through cross section area, so dq कितना चार्ज फ्लो हुआ, उतना ही चार्ज फ्लो हुआ जितना इस वॉल्यूम में भरा है, तो ये वॉल्यूम कितना है, तो दिस इज ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर हैविंग सरफेस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और दिस इज हैविंग लेंथ vd dt, तो लेंथ इनटू एरिया इज वॉल्यूम, तो इतने छोटे सिलेंडर का, ये छोटे सिलेंडर का कितना वॉल्यूम बना, vd dt इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एरिया इज, ये क्या है, वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम इस वॉल्यूम में भरे हुए हैं, तो कितने चार्ज भरे हुए हैं, तो हमने माना है कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या उसके अपोजिट में पॉजिट्रॉन, n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर, n, तो इतने वॉल्यूम में कितने, n इंटू दिस इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, ये चार्ज कैरियर है टोटल नंबर, चार्ज नहीं है,
चार्ज कैरियर इतने, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब उसके 5 चार्ज थोड़ी है, 5 चार्ज नहीं है, ये चार्ज कैरियर है। अब कितना चार्ज है, हर एक चार्ज कैरियर के पास कितना चार्ज, ई, इतने टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, और हर चार्ज कैरियर के पास चार्ज कितना होता है, स्मॉल ई, सो मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज which is flown out by this cross sectional area. So this is the value of dq n vd dt into a into e. This is the value of total charge flown through this area. एक बार फिर से, इतना वॉल्यूम कितना, vd dt into a वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कैरियर कितने, n, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ये, और एक चार्ज कैरियर के पास चार्ज की वैल्यू e, सो टोटल चार्ज दिस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, dq ओवर dt, करंट इक्वल टू dq ओवर dt, कितने टाइम तक वेट किया, dt टाइम तक, डिवाइड बाई dt, सो n ये e ये रहा, a ये है, vd ये रहा, dt रहा, डिवाइड बाई dt, dt से dt कैंसल, I बराबर n e a v d। This is the relation between current and drift velocity, right? So current is proportional to drift velocity. जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, करंट उतनी ही ज्यादा होगी, और ऑब्वियसली होनी चाहिए। जितना तेजी से वो चलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना तेजी से चलेगी, उसको टाइम कम लगेगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू करंट। सो I इक्वल टू NEA VD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत ही ज्यादा यूज होगा। और VD का रिलेशन क्या है, VD के बारे में हम क्या जानते हैं, VD इक्वल टू दिस रिलेशन, माइनस साइन शोज दैट, यहाँ पर एक माइनस साइन और होता है, वो सिर्फ ये शो करता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड रख रहे हैं। सो आई की वैल्यू हो जाएगी NEA, VD की जगह पर EM NE स्क्वायर A टाउ E बाई M, राइट। एक और रिलेशन हम जानते हैं, E इक्वल टू V बाई L। V वोल्ट की सेल लगाई थी, L लेंथ का कंडक्टर था, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेट हुई होगी वो E इक्वल टू V बाई L। सो इस E की जगह पर V बाई L भी लिख सकते हैं। सो I इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ बाई M, और E की जगह पर V बाई L लिख सकते हैं, और V को अगर एक साइड छोड़ें तो M इंटू L अपॉन NE स्क्वायर A टाउ इंटू I। लुक एट दिस रिलेशन। एक कंडक्टर का एक स्पेसिमेन आपको दे दिया गया, यानी उसका मटेरियल फिक्स कर दिया। मटेरियल फिक्स करने का मतलब है कि उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फिक्स कर दिए, और एटमॉस्फेरिक कंडीशन को भी फिक्स कर देते हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशन फिक्स होने का मतलब प्रेशर फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, ये सब चीज़ों को फिक्स कर देते हैं, और लेंथ फिक्स, एरिया फिक्स। यानी एक स्पेसिमेन दिया गया लाइक दिस, तो इसका हम ज्योमेट्री नहीं बदल रहे हैं, यानी इसकी लेंथ नहीं बदल रहे हैं, इसका एरिया नहीं बदल रहे हैं, और इसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्रेशर और टेम्परेचर भी नहीं बदल रहे हैं। तो ऐसे केस में M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L क्या है, लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A इज द एरिया ऑफ कंडक्टर, और टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करता है, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें कंडक्टर का, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जिससे रिलैक्सेशन टाइम पर फर्क पड़ता है। तो हमने कह दिया है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम को फिक्स रख रहे हैं। तो टेम्परेचर को फिक्स रख देने से रिलैक्सेशन टाइम फिक्स हो जाता है, प्रेशर फिक्स कर देने से रिलैक्सेशन टाइम फिक्स हो जाता है।
तो रिलैक्सेशन टाइम भी फिक्स हो गया अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन फिक्स रखी जाए। सो दिस इज कांस्टेंट कब, फॉर ए गिवन स्पेसिमेन एंड फिक्स टेम्परेचर, यानी दिस इज ए कांस्टेंट व्हेन फॉर गिवन conductor, for given conductor and fixed temperature, ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट V इज प्रोपोर्शनल टू I, और यही कहलाता है आपका ओम्स लॉ। और इस वैल्यू को बोलते हैं V इक्वल टू I, और इस पूरी वैल्यू को बोलते हैं R, विच इज नोन एज रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस कैपिटल R की वैल्यू जो होती है वो ML अपॉन N E स्क्वायर A टाउ, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ऑल्दो दिस इज ए लॉ, इसे एक लॉ है, लेकिन फिर भी इसको प्रूव कर सकते हैं इस मेथड से। V, ये सभी वैल्यू कांस्टेंट तब होगी जब हमारा स्पेसिमेन गिवन है, कंडक्टर गिवन है और टेम्परेचर फिक्स है। तो ओम्स लॉ जो होता है वो कहता है कि फॉर ए गिवन कंडक्टर एंड ए फिक्स्ड टेम्परेचर और फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, राइट। इसीलिए कहा जाता है ओम्स लॉ में कि गिवन स्पेसिमेन एंड ए फिक्स्ड टेम्परेचर, बिकॉज अगर टेम्परेचर बदल दिया तो क्या बदल जाएगा, टाउ। सो V ये किस पर डिपेंड करने लगेगा, टाउ पे, रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करने लगेगा। सो इसलिए हम टेम्परेचर को फिक्स कर रहे हैं। 10th में आपने पढ़ा होगा कि किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ा देने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। प्रूफ देखिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू ML, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। किसी भी तरीके का कोई भी कंडक्टर हो, E की वैल्यू नहीं बदलेगी, मास की वैल्यू नहीं बदलेगी। और आपने पढ़ा होगा कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ा देने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर का रोल कहाँ है, कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, तो आंसर है रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तेजी से चलेंगे, तेजी से चलेंगे, कोलिजन तेजी से होगा, तेजी से कोलिजन होगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाया, रिलैक्सेशन टाइम कम। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम कम तो दिस वैल्यू इज लेस, सो रेजिस्टेंस इज हाई। इसलिए हमसे कहा जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम टाउ कम हो जाता है, टाउ कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ा, राइट। थैंक यू।